नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। यूपीपीएससी आरओ और एआरओ की यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की आपकी जारी की गई है, आपको पता होना चाहिए। और इस ऑफिशियल आंसर की में बहुत सारे आंसर जो ऐसे हैं वो गलत दिए गए हैं। जी हाँ, तो कौन कौन से आंसर यहाँ पर गलत दिए गए हैं या धोखेबाज हो सकते हैं। अब यहाँ पे विद्यार्थी बहुत सारे डाउट में है कि सर आंसर की में आंसर गलत हो जाने के बाद तो अब हम और भी नीचे आ गए हैं, है ना। तो जो भी विद्यार्थी 135 145 के आसपास था वो सब 5-5 नंबर और नीचे आके आके बैठ गए हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूं कि आपको ऑब्जेक्शन फॉर्म यहाँ पर सबमिट करना पड़ता है। तो अब कुछ विद्यार्थियों के मन में आ रहा होगा कि सर आपत्ति जो करेगा, अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो ये है, सर अगर मैं आपत्ति करता हूं, आपत्ति दर्ज करता हूं, उसका साक्ष्य प्रस्तुत करता हूं, तो जिसने आपत्ति दर्ज की है तो क्या सिर्फ उसके ही नंबर बढ़ेंगे या फिर सबके नंबर बढ़ेंगे, है ना। ये बहुत बड़ा प्रश्न है आपके दिमाग में। तो अगर मैं इसके बारे में आपको बता दूं तो आपके मन में निश्चिंता बैठ जाएगी, चलो कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो करेगा ही। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर मैंने ऑब्जेक्शन यहां पर फाइल किया, जैसे जो पेपर दिया होगा वही पेपर अपना जो क्या नाम है ऑब्जेक्शन है वो फाइल करेगा, अपना नाम, है ना। ऑब्जेक्शन फॉर्म का फॉर्मेट भी दिया गया है, उसको भेजना पड़ता है। तो जैसे मान के चलिए आपने क्वेश्चन नंबर 19 में, है ना, आपने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 19 में आपने कहा कि भैया आपने आंसर क्या दिया है, गलत दिया है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 देखा, ये कह रहा है कि कौन से राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व। तो हम सभी लोग को पता है जनसंख्या घनत्व में बिहार नंबर 1 पर होना चाहिए। तो आंसर क्या दे दिया है बच्चों, उत्तर प्रदेश दे दिया है। अब इतना ब्लंडर नहीं कह सकते, जिसने भी पेपर बनाया है ना, भगवान जाने कैसे पेपर बनाया है, उसने अपने हिसाब से बहुत कठिन पेपर बनाने की कोशिश करी और उसी हिसाब से फिर गलत गलत आंसर भी यहाँ पर देने को उसको देखने को मिले हैं। तो ये ऑफिशियल आंसर की है ना। जब ये ऑफिशियल आंसर किया है तो मुझे लगता है किसी की कट कॉपी पेस्ट मार दिया गया, है ना। फिर इतना ब्लंडर नहीं हो सकता था। 19वां क्वेश्चन में जैसे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो कहां पाया जाता है, बिहार में, है ना। तो इस पर आप आपत्ति दर्ज कीजिए, ठीक है। अब जैसे यहीं पर एक और क्वेश्चन मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, जैसे आजीवक संप्रदाय वाली बात करें तो आजीवक संप्रदाय में 1 और 2 दोनों को मान लिया है। इस प्रकार से फिर आजीवक संप्रदाय के साथ साथ और भी धर्मों को शामिल कर लिया जाता तो सब में आंसर सही मान लिया जाएगा। जबकि आजीविकों के लिए, है ना, क्या बनाई गई थी, गुफाओं का निर्माण किया गया था। और ये इनका जो मुख्य केंद्र होता था वो बिहार वाला क्षेत्र होता था, है ना। नागार्जुन की पहाड़ी आपको पता है कि दशरथ ने काट कर उनकी गुफाएं बनाई थी। आपको पता है कि वापियका की गुफा, वदिति की गुफा, लोमस ऋषि गुफा, कर्ण चौपाल गुफा। तो आपको मैंने यहां पर बताया भी है, केसी श्रीवास्तव किताब में लिखा भी है कि आजीवक संप्रदाय के लोग मैक्सिमम कहां रहते थे, गुफाओं में रहते थे। तो प्राय गुफाओं में रहते थे, यहाँ पे लिखा है वनों में रहते थे, है ना। तो यहाँ पे गुफाओं में रहते थे, तो इसका आंसर होना चाहिए था केवल 2, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर 1 और 2 दोनों गलत मान लिया है, सही है ना। तो इस पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। फिर इसके बाद 37वें नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप 37वें नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। तो यहां पर आप देखेंगे 37वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित किया जाता है। बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद, है ना, ग्लूकोज शर्करा है जो शीघ्र ही मांड में बदल जाता है ना। दोनों ही आंसर सही है, लेकिन इसका इससे कोई संबंध नहीं दिख रहा है, तो ये सही व्याख्या नहीं थी, इसमें आंसर बी होना चाहिए था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद 37 के बाद हम लोग आते हैं 114 पर। अब यहां पर अगर हम लोग 114 पे सीधे आ जाएं तो 114 वाला क्वेश्चन का आंसर भी यहां पे गलत दे रखा है यहां पर इन्होंने। चलो वापस आते हैं। 114 114 114 आ जाओ भाई। बाकी सारे सही होंगे, देख लीजिएगा, है ना। मैंने जो मतलब एक नजर में जो जो दिखा है वो मैं यहाँ पर आपके सामने ले आया हूं एक नजर में। सुबह उठा, देखा आंसर की आ गई थी, तो हमने कहा देख लेते हैं, देखा आंसर गलत है, तो मैंने कहा एक बार बता देते हैं। तो मैं पढ़ाने आया था स्टूडियो में, तो मैंने सोचा कि इसका आंसर मैं फटाफट से बता देता हूं कि कहां कहां पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो 114 ये निम्नलिखित में से कौन सी एक वैधानिक संस्था है। देखिए वैधानिक और संवैधानिक दोनों आंसर अलग अलग होते हैं, जिसने पेपर बनाया होगा उसको समझ में आना चाहिए। योजना आयोग और नीति आयोग बात तो एक ही है, दोनों गैर संवैधानिक निकाय हैं, है ना। वैधानिक निकाय उन्हें कहते हैं जो संसद द्वारा पारित कानून अधिनियम के तहत, है ना, स्थापित किए जाते हैं, है ना। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो वित्त आयोग है ये तो संवैधानिक आयोग है, इसका जिक्र अनुच्छेद 280 में किया गया है ना। और योजना आयोग, नीति आयोग गैर संवैधानिक आयोग है, ये ना तो स्टैच्यूटरी बॉडी है और ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसका सिर्फ एक आंसर होना चाहिए था, लेबर कमीशन यानी श्रम आयोग। श्रम आयोग की स्थापना अधिनियम पास करने के बाद की गई थी, है ना।
तो आप ईपीएफओ का तैयारी कर रहे होंगे तो इसमें आपने लेबर कमीशन के बारे में आपको पढ़ाया भी गया है ना। ईपीएफओ का बैच हम लोग का चल रहा है, आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और 3 महीने के बाद आपका पेपर है, 3 महीने या 4 महीने। तो इसका जो यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम होगा वो 30 नवंबर के आसपास, है ना, हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 127 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। 127। अब मैंने ये भी देखा है कि लोग इसमें ये सब क्वेश्चन कराने के बाद लोग नाच रहे हैं, है ना। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसमें ये होता है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये लोग स्क्रीनशॉट लगा के, अरे कुछ तो शर्म कर लो, है ना। तो इसमें नाचने की क्या मतलब है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती है, समस्त आपदाओं से मुक्त, ईर्ष्या से अकुलिशित मनों से आनंद का उपभोग करे, है ना। ये अशोक का स्टेटमेंट है, ना कि हर्षवर्धन का है। अशोक का ये स्टेटमेंट है बच्चों, ये अशोक का स्टेटमेंट है। आप केसी श्रीवास्तव पढ़ लीजिए या फिर बीडी महाजन पढ़ लीजिए, तो केसी श्रीवास्तव और बीडी महाजन दोनों में ही आपको ये मिल जाने वाला है, ठीक है ना। फिर इसके बाद 127 के बाद बाकी हिंदी आप देख लीजिएगा, है ना। हिंदी में भी काफी क्वेश्चन इसके गलत दिए गए हैं, जैसे कि 152वां नंबर को जो क्वेश्चन है वहां पर भी इसने, है ना, गलती करी है। तो अगर हम लोग 152 नंबर क्वेश्चन देखें तो 152 यहाँ पर आ जाएगा, 152। तो 152 में अगर आप यहाँ पर देखें तो 144 हो गया, 150 हो गया, 151 हो गया, है ना। और भी देख लीजिएगा, है ना, जो भी हो आप बता दीजिएगा, सर इसमें बता दीजिए तो मैं बता दूंगा आंसर। जैसे कुछ लोग नागपुर से आए, तो हरदेव बहारी अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें कुछ लोगों को जो कुछ है ना, तो परिमाणवाचक बता दिया गया है। लेकिन वास्तव में अब जैसे यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण ना होकर होना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कि यह आपत्ति दर्ज ना की जाए, है ना। आप आयोग इसमें टिका रहे और इसको क्या रखे, परिमाणवाचक ही रखे। लेकिन इसका आंसर, और इस पर बहुत सारे लोगों का चर्चा था कि सर स्थिर चित होना चाहिए कि, है ना, शांत चित होना चाहिए। स्थिर चित इसका सही उत्तर है, ठीक है ना। और ये आपको मैंने बताया भी। तो बाकी देख लीजिएगा, है ना। बाकी जो भी आपको लगता हो कि सर इसमें अथ का इति होना चाहिए, बाकी ये सब सही आया है। और बाकी देख लीजिएगा। अच्छा, एक और बात, जो ऑब्जेक्शन होगा, बच्चे कह रहे सर ऑब्जेक्शन जो हम करेंगे वो ऑब्जेक्शन जैसे मैंने करा तो क्या मेरे नंबर बढ़ेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है। अगर आपका ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट हो जाता है, ऑब्जेक्शन सभी विद्यार्थियों को करना है दोस्तों। हो सकता है कि आप जो क्वेश्चन, आपको जिस जिस क्वेश्चन में डाउट है, आपको जिस जिस क्वेश्चन में डाउट है, उन सभी क्वेश्चन पर आपको क्या करना है, आपत्ति दर्ज करनी है, उसके साक्ष्य के साथ, है ना, उसके प्रूफ के साथ। और फिर जब आपत्ति दर्ज करेंगे, अगर आपकी एक्सेप्ट हो जाती है, तो उसके तहत जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे आपने आपत्ति दर्ज की हो ना दर्ज की हो, जैसे कि मेरे दोस्त ने आपत्ति दर्ज करी, है ना, और अगर उसकी एक्सेप्ट हो गई, तो जितने भी विद्यार्थी होंगे उन सब की एक्सेप्ट अपने आप हो जाएगी, उन सब के नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने आपत्ति दर्ज करी तो हमारे ही नंबर बढ़ गए, फिर तो ऐसे बार बार हर एक विद्यार्थी को पर्टिकुलर आपत्ति दर्ज करनी पड़ेगी जब आंसर की आपने गलत दी है ना। तो एक्सेप्टेंस हो जाता है तो सबके नंबर बढ़ाए जाएंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि अब बच्चे ये ना सोच ले मेरे स्टेटमेंट के बाद कि ऐसा ना हो कि अब हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो किसी ने ना किसी ने तो किया ही होगा, है ना। और इस चक्कर में कोई ना करे, इस चक्कर में बहुत रेयरस्ट ऑफ द रेयर केस में कुछ विद्यार्थी करे, है ना। तो ऑब्जेक्शन सभी लोग करिए, जहां जहां आपको लगता है उस सभी जगह ऑब्जेक्शन करिए, है ना। 7-8 क्वेश्चन तो आपको सीधे सीधे नंबर मिल जाने वाले हैं, 7 नंबर तो आपको सीधे सीधे मिल जाने वाले हैं प्रूफ के साथ, है ना। जो आंसर की सही है वो सही है ना। तो फिर से वापस जो 5-6 नंबर घट रहे थे वो फिर से, है ना, ज्यादा पे हो जाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी अब इस आंसर की को काटने के बाद, जो मैंने आंसर बताए हैं उसको सही करने के बाद, अब आपके कितने नंबर है, आपके कितने नंबर हैं वो जरूर बताइए। 100 के नीचे हो तो भी बताइए, 120 हो, 110 हो, 140 हो, 130 हो। अब मैंने उसमें देखा कुछ लोगों को सेखी सवाल रहती है, वो कहते हैं सर मैं 199 करके आया हूं सही, अब पता नहीं मुझे डर लग रहा है, मुझे मेंस की तैयारी करने को मिलेगा नहीं मिलेगा। चुल्लो, तुम अगर पेपर देते ना तुम 9 नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो ऐसे कहने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो मैं कहूंगा, यही कहूंगा दोस्तों कि जितने सही हैं क्वेश्चन आपके वो बताइए, ताकि हम एग्जैक्ट जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उस पर हम लोग चर्चा कर सकें। अभी आंसर के आने से पहले बहुत सारे विद्यार्थियों के आंसर बहुत अच्छे हो रहे थे, उनके हिसाब से बेस्ट अटेम्प्ट 145 146 हो रहा था। लेकिन अब वही 5-5 6-6 नंबर घट जाएंगे, तो जितनी हमने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी उससे और 4-4 5-5 नंबर हम लोग घटा सकते हैं। वो आप ही लोग के लिए प्रॉफिट होगा,
कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर आपने कट ऑफ 129-29 के आसपास बताई है और बहुत ज्यादा है, इससे आपका मेंस का बैच नहीं बिकेगा। हमें इस बात की चिंता नहीं है बिकेगा कि नहीं बिकेगा, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि मैं आपको कट ऑफ कम बता दूं, कट ऑफ ज्यादा चली जाए, आपने मेंस की तैयारी करना शुरू कर दिया और इसके बाद आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मैं आपको यही कहना चाहूंगा, यूपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर लगा हुआ है अक्टूबर को, उस पर फोकस कीजिए, और नवंबर में आपका यूपीएससी ईपीएफओ का पेपर लगा है, उस पर फोकस कीजिए। रेलवे एनटीपीसी का अगर आपको है ना 12th लेवल का एग्जाम लगा है तो उस पर फोकस कीजिए, ग्रुप डी का एग्जाम लगा है तो उस पर फोकस कीजिए, है ना। अब जो हो गया वो हो गया। ऑब्जेक्शन करने के बाद आज ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा, कल ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा, ऑब्जेक्शन करने के बाद इसको खत्म कीजिए। 4 अगस्त तक ये आपका आंसर की वहां पर अपलोड रहेगी, तो उसके पहले पहले ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।